मेरे सभी नौजवान साथियों, नमस्कार। कुमार पीसीएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करता हूं आप सबका एक माफ़ीनामे के साथ। और ये माफ़ीनामा इस मायने में कि आप जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से मैं आप सबको जीएस की क्लासेस नहीं प्रोवाइड करा सका। चूँकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से ये क्लासेस आप तक नहीं पहुंचाई जा सकी। हो सकता है आप में से कुछ प्री व्यूअर्स को ये लग रहा हो कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। तो मैं आप सबको यहाँ अश्योर कराना चाहता हूँ कि आपके साथ कतई धोखा नहीं किया जा रहा है और ये कंटिन्यूटी अब निरंतर मेंटेन रहेगी। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, इस लेक्चर को। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये उस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जैव मंडल, जिसे आप बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर वो होता है कि जो हमारा इस प्लैनेट का ये ऐसा रीजन होता है जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट करता है, यानी कि इट इज़ अ यूनिक जोन ऑफ दिस प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी जीवन मौजूद है उसी को हम जैवमंडल या बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो हमारा जैवमंडल है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, और वे 3 चीज़ें कौन सी हैं उनको समझते हैं। तो उसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, दूसरा हाइड्रोस्फीयर जिसे आप जलमंडल कहते हैं, और तीसरा है लिथोस्फीयर जिसे आप स्थल मंडल कहते हैं। तो अब इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल से समझ लेते हैं कि इसका मतलब और ये जो एटमॉस्फेयर इसका कहने से क्या तात्पर्य है। तो समझते हैं एटमॉस्फेयर का मतलब। यहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 प्रमुख लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और ये 5 प्रमुख लेयर कौन कौन से हैं तो उसमें देखते हैं कि आप जो पहली ट्रोपोस्फेयर है जिसको आप क्षोभ मंडल कहते हैं, वो इसकी पहली लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो इसकी क्या विशेषताएं, हम इसकी हर एक लेयर्स की मुख्य विशेषताओं को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि जो हमारा क्षोभ मंडल है उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले ये रीजन हमें क्लियर होना चाहिए कि हम जब शब्द क्षोभ मंडल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है, यानी कि हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं समझाना चाहूँगा कि अगर पृथ्वी के धरातल से आप 13 किलोमीटर ऊपर की ओर जाइए, यानी आसमान की ओर 13 किलोमीटर, तो इस धरातल से और 13 किलोमीटर के बीच का जो रीजन है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये जो क्षोभ मंडल है यहीं पर ऑक्सीजन जो है इसी क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और जितनी भी वेदर रिलेटेड फिनोमेनाज होती हैं, चाहे वो वर्षा हो या फॉग हो, हेल स्टॉर्म हो, वो सारी घटनाएं या हैपनिंग्स या फिनोमेनाज इसी ट्रोपोस्फीयर में हैपन होती हैं। ये जो हमारी ट्रोपोस्फीयर थी इसकी कुछ एक इसकी विशेषताएं थी। अगली जो हमारी लेयर वो है स्ट्रेटोस्फीयर जिसे आप समताप मंडल कहते हैं, और इसकी हाइट है यानी कि 13 किलोमीटर से आगे 50 किलोमीटर के बीच का जो रीजन है उसको स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल कहा जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इस लेयर में क्लाउड्स नहीं पाए जाते, और चूँकि क्लाउड्स नहीं होते हैं इस वजह से जितनी भी वेदर रिलेटेड फिनोमेनाज हैं वो यहाँ पर नहीं हैपन होती हैं। इसी वजह से जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उनके लिए एक आइडियल रीजन बन जाता है। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो इसी रीजन में फ्लाई करते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा फैक्ट जानने को मिला। और जब अगली बार आप फ़्लाइट से कहीं ट्रैवल करें तो आपको फ़्लाइट में जब आप बैठे हो तो तुरंत आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि हम किस लेयर में फ़्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका जवाब होगा कि स्ट्रेटोस्फीयर। तो हम इसकी अगली लेयर को डिस्कस करते हैं, वो है मीजोस्फीयर जिसे आप मध्यमंडल कहते हैं। और इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर आगे यानी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर के आगे का रीजन है, और 80 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको हम मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल कहते हैं। और इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें जो है स्पेस से या अंतरिक्ष से जो मेटेराइट्स आते हैं जिनको आप उल्का पिंड कहते हैं वो इसी लेयर में आके डिस्ट्रॉय होते हैं। चूँकि इस लेयर में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन वो यहीं पर आके जल जाते हैं और यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। ये लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मायने में, चूँकि अगर ये मीजोस्फीयर ना होती तो जितने भी उल्का पिंड आते हैं वो पृथ्वी पर गिरते और उनसे न जाने कितनी हानि होती। सभी
जीव जंतु और सभी ह्यूमन थिंग्स को। सो ये अगली हमारी जो लेयर है वो है थर्मोस्फीयर, जिसे आप तापमंडल कहते हैं। और इसके रीजन की बात की जाए तो वो 80 किलोमीटर से आगे और 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको हम तापमंडल कहते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि जो हमारा आयन मंडल होता है, जिसे आप आयनोस्फीयर कहते हैं, वो इसी का पार्ट है, यानी थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है। और आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी से या जितनी भी रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड की जाती हैं, इनका ट्रांसमिशन हमारे अर्थ से होता है, वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। सो ये थर्मोस्फीयर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगली जो लेयर है वो है एक्सोस्फीयर, जिसे आप बाह्यमंडल कहते हैं। इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो 400 किलोमीटर के आगे का क्षेत्र है, यानी थर्मोस्फीयर जहाँ से ख़त्म होती है उसके आगे का जो क्षेत्र है वहाँ से बाह्यमंडल स्टार्ट होता है। और फिर ये आगे लगातार जो स्पेस तक का जो क्षेत्र है, ये बाह्यमंडल ये उसी में शामिल होता है। यानी कि 400 किलोमीटर से बढ़ते हुए आगे आप जहाँ तक जाएंगे वो सब वायुमंडल में आता है। सो इसकी इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है कि जितनी भी लाइट गैसेस हैं लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, वो सब यहीं से जो है स्पेस में फ्लोट करती हैं। सो ये हमने एक एक करके एटमॉस्फेयर की 5 प्रमुख लेयर्स को डिस्कस कर लिया कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किन लेयर से मिलकर बना हुआ है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी जिसे आप जलमंडल कहते हैं। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की कुल अर्थ सरफेस का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। तो 3/4 भाग जल से तो घिरा हुआ है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जल, इसमें कौन कौन सा भाग शामिल है। तो इसमें ये आप देखते हैं कि जो ओशन वाटर, यानी जितने भी समुद्र हैं उनका जल, प्लस लेक्स, जितनी भी झीलें हैं, प्लस रिवर्स, और फिर आइस कैप्स, प्लस ग्राउंड वाटर, प्लस फ्रेश वाटर, वाटर वेपर यानी कि जो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जल मौजूद है, प्लस इनलैंड सीज। ये सारे जो वाटर के सोर्सेज हैं ये सारे मिलके हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इसी को ही जलमंडल कहा जाता है, राइट। आगे हम डिस्कस करते हैं लिथोस्फीयर, जिसे आप स्थल मंडल कहते हैं। तो देखते हैं कि लिथोस्फीयर किन चीज़ों से मिलकर बना है। सो ये हमने इसको एक पृथ्वी बनाया है, पृथ्वी का एक रफ डायग्राम बनाया है। इसको आप, चूँकि आर्ट मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो रफली फिगर है ये, तो इसको हमने इसकी 3 प्रमुख जो इसकी लेयर्स हैं उसमें डिवाइड किया है। यानी जो हमारी अर्थ है वो 3 प्रमुख लेयर्स में डिवाइडेड है। और इसकी जो पहली लेयर है वो है जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, दूसरी है मेंटल, और तीसरी है कोर। सो अगर इसके मैप या इसके चित्र की बात की जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि जो धरातल है पृथ्वी का, उससे आप 35 किलोमीटर नीचे की ओर जाइए, यानी कि अंदर की ओर जाइए पृथ्वी की केंद्र की तरफ, तो जो वो क्षेत्र मिलता है आपको 35 किलोमीटर तक का रीजन, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और लिथोस्फीयर की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट बोला जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर सियाल पाई जाती है। सियाल का मतलब SI फॉर सिलिका एंड L फॉर एल्युमिनियम। तो ये आपकी लिथोस्फीयर। उसके बाद लिथोस्फीयर के बाद मेंटल, जिसे आप हिंदी में प्रवर के नाम से जानते हैं। और प्रवर की बात की जाए तो ये 35 किलोमीटर के बाद का रीजन और 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो मेंटल के अंतर्गत आता है। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें सीमा मतलब SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम, ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद फिर 2900 किलोमीटर के बाद फिर 6000 किलोमीटर तक, जहाँ पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, उस क्षेत्र के रीजन को हम कोर यानी कि हिंदी में अंतरतम के नाम से जानते हैं। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें नीफे पाया जाता है। नीफे मतलब Na फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस। तो ये दोनों तत्व यहाँ पर प्रचुरता में पाए जाते हैं। तो इसको हमने, जो हमारा ये लिथोस्फीयर है, उसको थोड़ा बेसिक्स इसका समझाया आज। और यहाँ पर मैं आपको जो बायोस्फीयर है, चूँकि टॉपिक हमारा मेन बायोस्फीयर ही है, उसको वेरी इजीली हमने एक इसका डायग्राम बनाया है। यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बायोस्फीयर होता क्या एग्जैक्टली। सो आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर भी है और लिथोस्फीयर भी है और हाइड्रोस्फीयर भी है ना। तो ये तीनों मिलकर
जो रीजन बनाते हैं, यानी कि वो कॉमन क्षेत्र जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, उस क्षेत्र को ही बायोस्फीयर कहते हैं। और हमने पहले भी यही डिस्कस किया कि जैवमंडल किसे कहते हैं। तो जैवमंडल वही है कि जहाँ पर जीवन एग्जिस्ट करता है। और जीवन कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जहाँ पर ये तीनों मौजूद होंगे। और आप जानते हैं इसी वजह से जो हमारे दूसरे प्लैनेट्स हैं वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि लिथोस्फीयर तो है बट एटमॉस्फेयर नहीं है। चूँकि एटमॉस्फेयर नहीं है और हाइड्रोस्फीयर भी मौजूद नहीं, सो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। सो ये पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ये इसको जो हमारा बायोस्फीयर है इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं, इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाते हैं। सो ये जो हमारा प्लैनेट है, ये अर्थ, ये एक बायोस्फीयर है। और बायोस्फीयर कई सारे बायोम्स में डिवाइडेड है। फिर जो बायोम्स है वो कई सारे इकोसिस्टम में डिवाइडेड है। फिर इकोसिस्टम में कम्युनिटी, और फिर कम्युनिटी में आप जानते हैं कई सारे स्पीसीज़ पाई जाती हैं। और हर स्पीसीज़ में बहुत सारी संख्या होती है जीव जंतुओं की। तो ये है ये बायोस्फीयर, यही है बायोस्फीयर। यानी कि बायोस्फीयर में इतनी चीज़ें शामिल हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि एक्चुअली बायोस्फीयर होता क्या है, राइट। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ये समझेंगे कि बायोम्स क्या है, इकोसिस्टम्स क्या है, कम्युनिटी क्या है, स्पीसीज़ क्या है, एंड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, और पॉपुलेशन क्या है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है वो अभी इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट तभी होगा जब हम बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, स्पीसीज़, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, तभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। सो चूँकि अब वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, सो अपने आज के इस वीडियो को, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ठीक लगा है। और अगर ये वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।